जितना फ्रीक्वेंटली आप पानी पी सकते हैं दैट इज़ दी बेस्ट थिंग। सेकंड, नेचुरल जूसेस हैं आपके, फ्रेश नेचुरल जूसेस अगर आप पी सकते हैं। डब्बे में आते हैं वो लोग कहते हैं ये भी प्योर है। देखिए प्रिजर्वेटिव होते हैं बहुत सारे उसमें, शुगर उसके शुगर होती है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि फ्रेश जूसेस जो है ना वो लेने चाहिए। फ्रेश जूसेस घर में निकाल लें, बिल्कुल घर में आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, घर में निकालें। और मोहल्ले के जूस वाले के पास नहीं, मोहल्ले के जूस वाले में तो फिर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन, बहुत कंटेमिनेशन, और आप ये देखें फिर वो हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, हेपेटाइटिस, बहुत सारे इन्फेक्शन। घर में आप निकालें, घर में निकालें साफ़ सुथरे तरीके से, तो वो सबसे आइडियल है। और फिर अगर आपको मुयसर है मिल्क तो आप मिल्क पिए। मिल्क बिल्कुल, ये चीज़ें हैं जो कि मिल्क में अगर कुछ ऐड कर लेते हैं लोग, क्योंकि अक्सर लोगों को जैसे प्रॉब्लम होती है। बच्चों के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्हें फ्लेवर्ड मिल्क रूह अफ़ज़ा आप ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप थोड़ा सा मिला दें, स्ट्रॉबेरी सिरप मिला दें, उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। कुछ बच्चों को ये डेफिनेटली इशू होते हैं। दूध की जो उसमें न्यूट्रिशियस नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप देखें ना कि मिल्क अगर आप वैसे नहीं ले सकते तो आप हल्का सा बनाना शेक ले सकते हैं उसे मिला के, ठीक है ना। एप्पल शेक भी कुछ लोग लेते हैं, तो उसके साथ आप मिक्स करके मैंगो हो तो मैंगो शेक बना के ले सकते हैं, लेकिन मिल्क को ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मशरूबात ऐसे हैं जो कि ज़रूर लेना चाहिए। मैं फिर भी कहूँगा कि जितना आप पानी वाफिर मकदार में पी सकते हैं वो सबसे बेस्ट ड्रिंक है। बहुत सारे लोग पानी की जगह ब्लैक ड्रिंक या वाइट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं और पानी को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें स्टरलाइज्ड पानी तो नहीं मिलता, मिनरल वाटर अगर मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, फ़िल्टर किया हुआ वाटर मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अच्छा, पानी का वैसे हड्डियों से, बोन से कुछ ताल्लुक़ है? डेफिनेटली आप देखें, आप इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें ना कि आपकी ज़मीन जो है 2/3 से ज़्यादा पानी है, और आप हैरान होंगे कि हमारी परसेंटेज बोन्स में, बॉडी में पानी की सबसे ज़्यादा वही है, ऑलमोस्ट इंसान पूरी एक दुनिया है। एग्जैक्टली, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पानी सबसे बेस्ट ड्रिंक है, तो पानी को वाफिर मकदार में उन्हें पीना चाहिए। वो खाली उनकी बोन्स के लिए अच्छा नहीं है, उनकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तमाम हमारे जितने भी सिस्टम हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि ये आंतों का सिस्टम है, ये सांस वाला सिस्टम है, हमारे मसल का सिस्टम है, बोन का सिस्टम है, ब्रेन का सिस्टम है, इन सारे सिस्टम के लिए पानी सबसे बेस्ट मशरूब है। डॉक्टर साहब, अब मैं आ रहा हूँ, ये बताइए ऑस्टियोपोरोसिस की जो बातें हुई हैं, अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना होगा। जी, ऑस्टियोपोरोसिस की तारीफ़ क्या है, किसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और उसकी कोई अलामात होती हैं? जी, देखिए मैं मुख्तसर से आपको बताऊंगा। ऑस्टियो, आपको पता है ऑस्टियो का मतलब बोन है, ऑस्टियान से, और प्रोसेस बीन पोरस हो जाना, जाली की तरह, जिस तरह आप एक चाय की छन्नी होती है, छन्नी जो है, ठीक है ना, चाय की छन्नी आप लेते हैं तो उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, अगर उस तरह की कोई पोरस चीज़ हो, ठीक है ना। मेरे पास खैर इस वक्त वो लैपटॉप और वो चीज़ें हैं, मैं दिखा सकता हूँ इनको कि किस तरह बोन की कंडीशन हो जाती है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी कि नहीं, वो USB पेन है, वो तो आप उससे मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो क्या आप अब आपको छोड़ेंगे थोड़ी हैं? जी, वो आपको बुलाते रहेंगे। हाँ, वो किसी भी प्रोग्राम में मैं आके आपको दिखा सकता हूँ, कंप्यूटर मेरे साथ है। तो बोन्स जो हैं जब वीक हो जाए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क जो है वो बोन्स है, वो स्ट्रांग नहीं है, वो वीक हो जाए, पोरस हो जाए, तो आपका बॉडी वेट नहीं सहारती। आप इमेजिन करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी सटल चेंज जो आती है, आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली आती है 60 साल की उम्र के बाद, क्या आती है? अगर आप देखें कद छोटा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारे वर्टिबल बॉडीज़ हैं, स्पाइन के मोरे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी हाइट कम होना शुरू होती है। और हमारे यहाँ मुल्क में स्टडीज़ तो नहीं होती, लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर देखें जहाँ एनुअल चेकअप होते हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल के सिर्फ एक्सरे चेस्ट ही निकाल के देखें या स्पाइन के एक्सरे निकाल के देखें तो उनमें सेटल चेंज कितनी आती है। तो 1 से 2 मिलीमीटर पर ईयर वर्टिबल बॉडी मोरा आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करता जाता है, तो आपकी हाइट कम होती जाती है। अब जब बोन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मक्खन की तरह हो तो मामूली से ट्रामा से, मामूली सी चोट से टूट जाती है। और आपको पता है ये थ्योरी भी है कि बहुत दफ़ा बोन पहले टूटती है, बंदा बाद में गिरता है, ठीक है ना। और बहुत कॉमन साइट्स जो हैं फ्रैक्चर की, हिप की हैं, स्पाइन में मोरे हैं, और गिरने से आपकी कलाई का फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, नी के अराउंड होते हैं, नीचे एंकल के अराउंड स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो कॉमन अलामात हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस से होती है फटीगिबिलिटी, थकावट का इज़हार होना। अच्छा, मरीज़ क्या, आम आदमी कहता है मेरा काम करने को जी नहीं चाहता, मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, जिसमें में दर्द रहता है, जिसमें दर्द रहता है, ऐठन है, थकावट है, और बिल्कुल ही बंदा लेज़ी फील करता है। तो ये तो कॉमन सी अलामात होती हैं। और मरीज़ कभी भी डॉक्टर के पास
नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं अच्छा इसका तो दिमाग ख़राब है, अब ये वैसे ही बूढ़ा हो रहा है, इसका काम करने को जी नहीं चाहता, ये औरत काम नहीं करना चाहती, थका हुआ आदमी है। इनफैक्ट उसकी जो बोन्स हैं कमज़ोर हो रही होती हैं। इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग आपको बैक पेन के साथ आएंगे। बिल्कुल। और बैक पेन में जब एक्सरे करेंगे तो एक्सरे तो नॉर्मल है, लेकिन बोन की क्वालिटी अगर देखेंगे तो आप कहेंगे ये ऑस्टियोपीनिया है। ये क्या होता है डॉक्टर? अच्छा, अब ऑस्टियोपीनिया ये अर्ली स्टेज है ऑस्टियोप्रोसिस की, कि ऑस्टियोप्रोसिस तो नहीं हुई, ऑस्टियोपीनिया। और ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोप्रोसिस में आपको पता है कि ये एक स्कोरिंग सिस्टम हम करते हैं, एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, कि आपकी बोन्स में मिनरल का कंटेंट कितना है। उस टेस्ट में आप WHO की एक स्कोरिंग सिस्टम है, अगर वो स्कोर टी स्कोर उसे हम मेजर करते हैं -2.5 आ जाए किसी भी साइड पे तो उसे हम ऑस्टियोप्रोसिस लेबल करते हैं। नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मली जो है वो 0 to 1 होना चाहिए, 0 to 1, ठीक है ना, ये नॉर्मल होता है। माइनस की तरफ चले जाएं तो बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, और बहुत दफ़ा हमने देखा है कि -5 या -7 के दरमियान भी मैंने स्कोर देखे हैं जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, मोहरे कोलैप्स हुए होते हैं, स्पाइन बहुत टेढ़ी हुई होती है, बिल्कुल बेड बाउंड होते हैं वो पेशेंट। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जो कहा कि एक तो थकावट होती है जी, दूसरा आपने कहा कि इसके लिए हम टेस्ट करते हैं बोन मिनरल डेंसिटी स्कोरिंग, ठीक है? इसका किस तरह से, क्या इसका तरीका है? एक्सरे करते हैं, कोई ब्लड टेस्ट है? नहीं, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आजकल हम क्लिनिकल हिस्ट्री पे लेते हैं। आपकी एज कितनी है, आपकी सेक्स क्या है, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है, आपकी अम्मा को, आपके फादर को, किसी को कोई ऑस्टियोप्रोसिस तो नहीं, फैमिली हिस्ट्री में क्या थी, आपकी स्मोकिंग की हैबिट नहीं है, ड्रिंक की हैबिट नहीं है, तो उसकी भी आजकल एक क्लिनिकल स्कोरिंग होती है, उसे पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक डेक्सा स्कैन है, स्पेशल एक्सरे डिपार्टमेंट में होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, और ये कोई 15 मिनट लगती हैं इस टेस्ट में। एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिस पे लिटा के स्पाइन का और लेफ्ट हिप का करते हैं, लेकिन मैं उनकी रिस्ट का भी करता हूँ। अच्छा, हिप और स्पाइन को हम कहते हैं वो सेंटर का पोर्शन है जो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है उस पर, क्योंकि आपका वजन स्पाइन पे पड़ता है और हिप जॉइंट पे पड़ रहा होता है, लेकिन हमारे लोग आपको पता है काम काज भी बहुत कम करते हैं, तो मैं उनकी रिस्ट का भी हमेशा करता हूँ, तो उससे भी अंदाज़ा होता है कि उसका स्कोर क्या है। और फिर इसकी हम ग्रेडिंग करते हैं कि ये माइल्ड ऑस्टियोप्रोसिस है, हल्की है, दरमियानी है या बहुत ज़्यादा, और उसके मुताबिक फिर हम उनको दवाइयाँ देते हैं। बहुत सारे और टेस्ट भी हैं जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं, जिसमें हम विटामिन D3 का लेवल करते हैं, विटामिन B12 का लेवल करते हैं, कुछ इनके मार्कर्स भी हैं, ठीक है ना, जो ब्लड टेस्ट में भी होती हैं और यूरिनरी मार्कर्स भी होते हैं। लोग बता लिखने वाला समझ रहे हैं। हाँ, तो वो कौन सा मार्कर आप कह रहे हैं? नहीं, वो मैं ही चाह रहा हूँ। मार्कर से मुराद ये है कि आपकी ब्लड में बोन की डिस्ट्रक्शन का रेट क्या है। अच्छा। तो स्पेशल कोई सब्सटेंस आपके यूरिन में रिलीज हो रहा है, ठीक है, आपके ब्लड में उसकी कमी हो रही है, तो वो हम टेस्ट करते हैं। उनकी डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए प्रोग्राम है, से गुजर रहा है। हाँ, वो बहुत सारी बातें फिर उनको वो हो जाती हैं। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपसे सॉरी कदर खलामी माफ़, वो ख़वातीन, जैसे आपने कहा कि ख़वातीन 50 साल के बाद बिकॉज ऑफ द मेनोपॉज, और मर्दों में 60 साल के बाद 70 साल पे ऑस्टियोपोरोसिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बताइए कि जिनको ऑस्टियोपोरोसिस पता चल जाए कि है, क्या करें फिर? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस है तो सबसे पहले उन्हें फिर फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अब फिजिशियंस में किस फिजिशियन को दिखाएं? अब ये थोड़ा सा एक डाइवर्स किस्म का फील्ड है। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करते हैं, फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आपको पता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हम किन्हें कहते हैं, वो डॉक्टर्स जो कि शुगर के मर्ज़ का इलाज करते हैं, वो भी इसको ट्रीट करते हैं। और इसी तरह ये गायनी और आप्स की जो डॉक्टर्स हैं वो भी ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करते हैं। और 5वें हमारे मेडिसिन के लोग या जनरल फिजिशियन जो हैं वो ट्रीट करते हैं। तो इनमें से किसी को भी वो दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अब डॉक्टर्स में बड़ी अच्छी अवेयरनेस है इसकी, लेकिन उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट दवाइयाँ देना ज़रूरी है। दवाइयों में 2 इसके तरीक़ाकार हैं। आपको पता है कि आपकी बोन बनने का रेट स्लो है, डिस्ट्रॉय होने का रेट ज़्यादा है। तो एक तरफ तो हम वो अज़ा देते हैं जिससे बोन बने, जिसे हम कहते हैं कि जी कैल्शियम और विटामिन D के सप्लीमेंट्स दिए जाएं और विटामिन D के इंजेक्शन लगाए जाएं ताकि बोन बन रही हो। दूसरी तरफ जहां बोन डिस्ट्रक्शन का रेट जो ज़्यादा है उसको कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। तो यानी इसके ट्रीटमेंट के 2 पहलू हैं। एक तरफ तो हम बोन बनने के लिए दवाइयाँ देते हैं, दूसरी तरफ बोन जो डिस्ट्रॉय हो रही थी उसको रोकने के लिए दवाइयाँ देते हैं। अच्छा, और ये दवाइयाँ कितने अरसे? ये कम से कम भी इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी की गाइडलाइंस के मुताबिक
5 साल तक उन्हें मिलनी चाहिए। 5 साल तक? 5 साल तक मिलनी अच्छा, ये रोज़ खाने वाली होती हैं दवाएं? अच्छा, इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं ये तो रोज़ाना खाने वाले होते हैं। विटामिन डी के इंजेक्शन डिपेंड करता है कि आपका लेवल कितना है, उस हिसाब से हर 4-6 हफ्ते बाद इंजेक्शन लगवाते हैं। और फिर जब आपका विटामिन डी का लेवल ऑप्टिमम रेंज में आ जाता है 4-6 महीने में, तो हर 3 महीने बाद एक बूस्टर डोज लगवाते हैं। डॉक्टर साहब, कैल्शियम विटामिन डी की बात की, सिर्फ दूध पीने से कैल्शियम विटामिन डी लोगों को नहीं मिल सकता जिनको ऑस्टियोपोरोसिस? बहुत कम मिलता है। आपने अभी इसमें मेंशन किया था, एक तो फिनेंशियल इशू भी होते हैं और उसमें जो डाइटरी इनटेक हमारी होती है, देखिए हमारी कैल्शियम की ऑस्टियोपोरोसिस के लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है वो है 1200 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम तक। ठीक है। और हम जो डाइट से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं वो 800 मिलीग्राम तक गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। अच्छा, कैल्शियम की दवा खाने से काम चल जाता है या फिर किसी और चीज़? कैल्शियम अकेला नहीं लेना चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम विटामिन डी, कैल्शियम विद विटामिन डी, ठीक है, उससे काम चल जाएगा या इसके अलावा भी? इसके अलावा और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अच्छा, और दवाइयाँ देखें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो बिस्फॉस्फोनेट्स हैं, जो कि बोन की डिस्ट्रक्शन को रोकती हैं। वो मुंह से खाने वाली भी हैं, इंजेक्शंस भी हैं। इंजेक्शन एवरी 3 मंथ्स वाला भी है, साल वाला भी है। मुख्तलिफ कंपनियाँ बना रही हैं, ठीक है ना। वो जिनकी प्राइस रेंज में जो जिस तरह किसी पेशेंट की जेब इजाज़त देती है उसी हिसाब से हम एडवाइस करते हैं। मुंह से खाने वाले की बात शुरू करते हैं पहले जी। ये बताइए, ये डेली खानी होती हैं? अच्छा, डेली की बजाय अब वीकली और मंथली आ गई है जी। उसकी वजह यह है कि डेली खाने से मुंह से खाने वाली की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो 1% होती है टोटल, और उससे हाइपर एसिडिटी होती है, मैदे में तेजाबियत और जलन। तो इससे आजकल हम मुंह से खाने वाली उन्हें कहते हैं अगर लेना है तो मंथली लें, या फिर इसकी बजाय आप इंजेक्टेबल लें, ठीक है। मंथली जो है वो यानी साल में से 12 गोलियां खानी है? साल में से जी वो 12 गोलियां, लेकिन बात यह है कि मंथली वाले लोग भूल जाते हैं। नहीं तो एक और आपने जो कहा एसिडिटी जी, तो अब जिनको प्रॉब्लम है एसिडिटी की तो क्या करें? उसका भी तरीका है। उन्हें हम कहते हैं कि एक रात पहले आप एक और गोली ले लें जो मैदे में तेजाबियत और जलन को रोकती है, ठीक है ना? हाँ सर, इस जलन पे जो है ना, हाँ, एक जलन हुई है, वो जलन हुई है ब्रेक की, ठीक है नाज़रीन। ये भी हमारे साथ क्या है मसला, जलन हो रही होती है, ब्रेक लेना होता है, लेकिन अगर हमने ब्रेक नहीं लिया तो जलन बढ़ेगी। इस जलन में काबू पाने के लिए जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहेगा, आते हैं फिर जलन के बाद ही बात शुरू करते हैं।